हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के जो हम आंसर पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं उसके सेट नंबर 3 के दूसरे वाले पार्ट को, और सेट का जो कोड है वो है 324 EZ। तो आज की क्लास में हम लोग जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे, और आज जो है स्टार्ट करेंगे 5वें क्वेश्चन से। इसके पहले हम जो है ऑलरेडी अपने पहले वाले लेक्चर में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन से आगे के कुछ क्वेश्चन तक। तो आज की क्लास में 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी इस सेट के लिए, जिसमें हम जो हमारे 8 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के क्वेश्चंस को उसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें के ए पार्ट में आप सभी को एक बात बता देते हैं कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको सभी पार्ट करने होते हैं। तो 5वें के ए पार्ट को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5वें का जो ए पार्ट है उसमें हमसे क्या कह रहा है, हमको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, और उसमें बताया कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, और x, y एंड z जो है वो डिफरेंट है, यानी कि x, y और z की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है। इट मीन्स x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड, यानी कि आपस में इक्वल नहीं हो सकती है या एक दूसरे के भी इक्वल ये नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि x, y, z जो होता है वो -1 के इक्वल है, यानी कि हमें दिखाना है कि x, y, z इक्वल टू माइनस में कितना 1। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इनको, इनका सोल्यूशन देखिए। तो करना ये है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये चीज़ लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह से अगर कोई चीज़ जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, और दोनों के बीच में एडिशन की साइन आएगी। मतलब यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक। तो सारणिक के गुण से ये इतना पार्ट एक डिटर्मिनेंट बनाएगा, फिर सब कुछ सेम रहता है, बस 1 के साथ दूसरा बना लेता है, यानी कि x स्क्वायर x क्यूब यहाँ तक उठाएंगे, y स्क्वायर y क्यूब, और z स्क्वायर z क्यूब यहाँ तक उठाएंगे। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब ना होके 1 1 1 चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट है x का स्क्वायर x क्यूब प्लस में 1, और यहाँ पे अपना y स्क्वायर और y क्यूब प्लस में 1, z स्क्वायर z क्यूब प्लस में 1, ये अपना बन जाएगा 2 डिटर्मिनेंट में ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए कैसे, पहला हो जाएगा अपना क्या, सेम रहेगा यहाँ तक, यानी कि x स्क्वायर x क्यूब, और अगला कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना y क्यूब। उसके बाद यहाँ पे कितना z स्क्वायर, और यहाँ पे z क्यूब, और प्लस ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, देखिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, उसके बाद z स्क्वायर, फिर कितना 1। तो ये रहा अपना दूसरा वाला डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बराबर में 0 भी है, तो बराबर में 0 लिख देंगे। अब इसको लगाते हैं, मतलब यहाँ से देखिए पहले वाले रो से x, दूसरे वाले रो से y, और तीसरे वाले रो से z कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि टेकिंग कॉमन x, y, z फ्रॉम रो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाले रो से x, दूसरे वाले रो से y, और तीसरे वाले रो से z कॉमन ले लेंगे। तो ठीक है, देखिए कैसे ले लेंगे। तो जब इसे कॉमन करेंगे तो पहले वाले से आया x, दूसरे वाले से आया y, तीसरे वाले से आया z, क्या बचेगा उसके बाद अपना। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा x, यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे y, देखिए। उसके बाद यहाँ पे कितना y का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 1, कितना बनेगा अपना यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे बचेगा y z,
ना गलत हो रहा है यार, यहाँ पे कितना बन जाएगा अपना जो है जेड, और यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब करते ये हैं कि देखिए यहाँ पे जो अपना डिटर्मिनेंट बना हुआ है वो बना हुआ है 1 x का स्क्वायर, यानी कि सब कुछ लगभग सेम बना हुआ है, बस जो हमारा ये वाला कॉलम है, तीसरा वाला कॉलम, यहाँ पे पहला वाला कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस डिटर्मिनेंट को चेंज करेंगे। कैसे? इस तीसरे वाले कॉलम को पहला वाला कॉलम बना देंगे, और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीसरा वाला कॉलम है यहाँ पे, उसको बनाना है दूसरा वाला कॉलम, और ये जो कॉलम है दूसरा वाला, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है उसको हम लोग बनाएंगे दूसरा कॉलम, और जो यहाँ पे तीसरा कॉलम है उसको हम लोग बनाएंगे पहला कॉलम, और यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉलम है उसको बनाएंगे तीसरा कॉलम। कुल मिला के हम अपने इस डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिटर्मिनेंट को किसी रो को किसी रो से चेंज करते हो या किसी कॉलम को किसी कॉलम से इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीसरे वाले कॉलम को पहला कॉलम बना देंगे, तो इसकी साइन प्लस है तो क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार माइनस बन जाएगी। तो चलिए एक बार ये काम करते हैं और दोबारा यहीं पे बता देते हैं दोबारा से। जब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, जब ये तीसरा वाला कॉलम पहला कॉलम बना देंगे तो इसकी एक बार साइन चेंज होगी, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। अब दोबारा से करेंगे तो वो माइनस प्लस बन जाएगा। तो दोबारा से देखिए क्या करना है, तो जब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा तो हमको एक्स वाई जेड कौन से कॉलम में चाहिए, दूसरे वाले कॉलम में चाहिए, और यहाँ से चेंज होने के बाद ये कौन से कॉलम में चला जाएगा, तीसरे वाले में, और हमको चाहिए वो दूसरा वाला। और ये वाला जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है वो उसको बनाना है तीसरा वाला कॉलम। तो मतलब हमको अपने इस डिटर्मिनेंट को 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार चेंज करेंगे तो माइनस बनेगा, दोबारा चेंज करेंगे फिर से प्लस बन जाएगा, और 2 बार चेंज करते ही एकदम डिक्टो ये वाला डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार चेंज कर देंगे, तो सीधा लिख देते हैं यहाँ पे। तो मतलब चेंजेस निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब घूम के फिर से वही आ जाएगा। बस ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिक्टो ये बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, और ये फिर क्या, जेड, यही वाला डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना, क्या लिखेंगे, इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, इंटरचेंज पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग कर रहे हैं कि C1 टू C3 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए, इस पहले वाले कॉलम को, सॉरी तीसरे वाले कॉलम को पहला कॉलम बना दिया, यानी कि पहले को तीसरा बना दिया, आपस में चेंज कर दिए। उसके बाद दूसरा क्या किए हैं, दूसरा देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये सेकंड वाला कॉलम था उसको बना रहे हैं कौन सा कॉलम, तीसरा वाला कॉलम बना रहे हैं ना। यानी कि हम चेंज कर रहे हैं C2, और कौन सा चेंज कर रहे हैं, और हमने क्या किया है जो है ये वाला जो कॉलम है उसको हमने बना दिया दूसरा वाला कॉलम। तो अब हम जो है आपस में C2 और C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए C1, अरे भाई ये यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया, तो C2 और C3 को कर रहे हैं, C2 और C3 को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 चेंजिंग किए हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट ये बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमको करना ये है कि यहाँ से अपना जो ये वाला डिटर्मिनेंट है उसको कॉमन कर लेंगे। तो इसको कॉमन कर लेंगे, कौन सा डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1, तो अपना यहाँ पे बन जाएगा 1 एक्स का स्क्वायर, 1 वाई का स्क्वायर, 1 जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉमन। तो बचेगा क्या अपना, तो यहाँ पे बचा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे प्लस में कितना बन जाएगा 1, ये तो बचेगा भाई, ये कॉमन चला गया तो यहाँ बचा एक्स वाई जेड, यहाँ पे प्लस में कितना आ गया 1 आ गया। और बराबर में क्या है, ये 0 है, यहाँ 0 लिखना भूल गए फिर से, तो ये बराबर में क्या है 0, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस वाले, अगर हम पहले वाले रो में से दूसरे वाले रो को घटा देते हैं और दूसरे वाले रो में से तीसरे वाले रो को घटा देंगे तो पहले 2 एलिमेंट 0 बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं क्या, कि हम लोग जो है R1 टेंड टू, यानी कि R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और जो R2 में चेंज कर रहे हैं वो R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तो ये 2 चेंजिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं।
ठीक है। तो जैसे ही करेंगे R1 में से R2 घटाएंगे तो यानी कि इस पूरे में से ये वाला रो घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो ये 1 में से बन जाएगा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना बन गया अपना, ये भी तो घटेगा, x स्क्वायर माइनस में कितना y का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे ये भी 0, अब इसमें से इसको घटा रहे हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस में z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में कितना z का स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा 1z, और यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x y z, और प्लस में कितना 1 और इक्वल में कितना 0। ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, इक्वल में कितना हो गया अपना यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, ये जो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और इसको वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस चीज़ को मिटा देते हैं यहाँ से, जो अभी यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे हमने क्या किया था, C1 को इंटरचेंज किया था C3 से, और फिर C2 को इंटरचेंज किया था C3 से। अब यहाँ पे जगह मिल गया हमको, और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। तो हम पहले वाले कॉलम से, पहले वाले रो से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले रो से क्या कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा अपना, तो बचेगा अपना यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे देखिए x प्लस में कितना बचा y, और यहाँ पे क्या बचा अपना 0, यहाँ पे बचा कितना यहाँ पे भी 1 बचेगा, ये तो कॉमन हो गया तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, 1 हो गया। आगे y प्लस में कितना z आ जाएगा, और यहाँ पे अपना 1, और यहाँ पे अपना z, और यहाँ पे अपना z का स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है x y z प्लस में 1 और इक्वल में कितना 0। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, उधर जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, देखिए कैसे। तो इसको मिटा देते हैं, और हमें वो चीज़ लेके आनी है कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो -1 के बराबर है। देखिए कैसे करते हैं, एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारे पास जो आया है वो ये आया है कि x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों से 0 बन जाएंगे, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस से खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई असर नहीं आएगा उससे। तो ये रो और ये कॉलम ढका जाएगा, तो इसका यहाँ पे होगा, तो बन जाएगा y प्लस जेड। देखिए y प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस की साइन लगाएंगे और इसका यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, ये हो जाएगा। और अपना जो है यहाँ पे चल रहा है क्या, इंटू में चल रहा है अपना क्या, x y z प्लस में 1 और इक्वल में कितना 0, ये अपना चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो y प्लस में z माइनस में x माइनस में y, और यहाँ पे हो जाएगा x y z प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए y से y कट गया, y से y क्या हो गया, कट गया। तो जब y से y कटा तो यहाँ पे अच्छा x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा x y z प्लस में कितना 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे समझ लो 3 फैक्टर बने हैं और तीनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 0, y माइनस जेड इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए, जब यहाँ से ये कटा तो यहाँ पे बचा z माइनस एक्स। एक स्टेप जो है यहाँ पे लिख देते हैं, तब इसको लिखते हैं। यहाँ पे अपना क्या बच गया है
जेड माइनस में एक्स और उसके बाद एक्स वाई जेड प्लस में कितना 1 और बराबर में कितना 0। एक तो ये है, उसके बाद ये जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0 और उसके बाद ये एक्स वाई जेड प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये इतनी चीज़ हमारी बन जाएगी। तो जब एक्स माइनस वाई बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई। आगे देखो यहाँ से वाई बराबर जेड, यहाँ से जेड बराबर एक्स, आगे यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस में 1। अब देखिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि एक्स वाई और जेड जो है वो डिफरेंट हमारे हैं, यानी कि सेम नहीं है। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये अगर ये सेम आ रहा है तो ये हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है सही है। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमको मिल चुका है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो 2 बार यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगी हुई है। एक बार डिटर्मिनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं आपने देखा, उसको लगाया हुआ हूँ। दूसरा डिटर्मिनेंट के कभी भी अगर हम लोग किसी रो को किसी रो से और किसी कॉलम को किसी कॉलम से एक बार इंटरचेंज करेंगे तो उसकी साइन एक बार बदल जाएगी, प्लस रहेगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी तो प्लस। अगर फिर से करते हो तो फिर से बदल, यानी कि जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार वो चेंज होता रहेगा साइन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बी वाले पार्ट पे। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का बी पार्ट है ये 5वें का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। अब इसमें हमसे बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और जहाँ पे x है वो माइनस क्लोज इंटरवल -1/2 से +1/2 तक है। ये 5 नंबर पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा फंक्शन है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या किया गया है, इसमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको पुट कर देना है, क्योंकि एक साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो जब यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि होता है साइन 3 थीटा। और आप सभी को ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कभी भी बाहर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर में साइन फंक्शन क्रिएट करना है, यानी कि साइन थीटा क्रिएट करना है। तो ये साइन इनवर्स और साइन थीटा, साइन कट जाएगा तो बचेगा अपना थीटा, लेकिन कंडीशन थीटा बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज से। साइन इनवर्स की किससे, रेंज से ये बिलोंग करना चाहिए। अगर ये थीटा साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करेगा तो ये जो साइन इनवर्स और साइन थीटा है, साइन है, वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा और वो थीटा के इक्वल नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इस बात की, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी साइन इनवर्स और साइन दिख गया तो कंपेयर कर लिया या काट दिया, वैसे कटता नहीं है, कंपेयर किया जाता है, लेकिन आप लोग समझिए कि कट ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखिए आसान है, हम इसको RHS साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो RHS है वो है 3 साइन इनवर्स, नहीं क्या है हमारा RHS साइड, वो है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे अपना जो है, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप सभी को याद रहे जब भी ITF में कुछ x की जगह पुट करते हैं तो लगे हाथ हम यहाँ पे थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के बराबर। याद रहे अंत में थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब थोड़ा यहाँ पे x की कंडीशन, क्योंकि अब सारी चीज़ थीटा में आएगी तो इसको भी हम लोग थीटा में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लिखा गया है x इज बिलोंगिंग -1/2 to 1/2, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सही करते हैं। इसका मतलब होगा कि जो x है वो छोटा है, इक्वल है 1/2 से, और बड़ा है इक्वल है किससे, -1/2 से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्यों सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी थीटा में बदल जाएंगी। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा आएगा, तो वहाँ से कंपेयर करने के लिए हमको थीटा की मतलब रेंज देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x यहाँ से यहाँ तक है और x को हमने क्या पुट कर दिया है, साइन थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, यानी कि जो साइन थीटा है वो लेस है, इक्वल है 1/2 से, एंड ग्रेटर है, इक्वल है -1/2 से। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या इस 1/2 को जो है हम लोग यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और जो 1/2 हमारा है इसको हम लोग साइन पाई बाई कितना, ये 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री, तो पाई/6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा -1/2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस में पाई/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू
कितना हो जाएगा यहाँ पे π/6 और यहाँ माइनस में π/6। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक, तो अगर यहाँ से ये है तो अपना 3 थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे निकाल कर रख देंगे क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो 3 थीटा होगा वो लेस होगा, इक्वल होगा π/6 तो था ही, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर भी हम अपने π/6 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ थीटा था, यहाँ से 3 थीटा बना लिया, तो यह बन जाएगा, कट जाएगा, तो कुल मिला के जो 3 थीटा निकल के आएगा वो लेस होगा π/2 से, और इधर हो जाएगा अपना -π/2, काटेंगे तो कितना जाएगा -π/2। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 थीटा है वो बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, तो इसका अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना कितना sin इनवर्स 3 और x की जगह रखना होगा sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। क्यूब थीटा क्यों, क्योंकि x की जगह sin थीटा रखेंगे और यहाँ पे x का क्यूब है तो बन जाएगा sin थीटा का क्यूब, जो कि होता है sin क्यूब थीटा। तो ठीक है, अब ये जो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा है, ये अपना sin 3 थीटा का फार्मूला है, तो ये अपना हो जाएगा sin 3 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 3 थीटा है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आ रहा है, जो कि हमारे साइन इनवर्स की रेंज है, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना बच जाएगा कितना थीटा। यहाँ पे लिख देंगे b cos 3 थीटा, यानी कि जो यहाँ पे एंगल है इसको ऐसे पढ़ सकते हो sin थीटा, बस थीटा की जगह कितना है 3 थीटा। तो जो भी थीटा होना चाहिए वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, जो कि बिलोंग कर रही है। साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, इसलिए ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि है अपना साइन इनवर्स, कितना है साइन इनवर्स x, और बराबर में अपना क्या आ चुका है LHS। तो हमारा जो RHS है वो LHS के बराबर आ गया है। भाई इस चीज़ को हमने क्या लिया था, यही तो LHS है। एक मिनट, इसको यहाँ ना लिख के जो है, या चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहीं लिख देते हैं, मतलब ये चीज़ LHS है। तो हमने लेके क्या चला था अपना यहाँ पे RHS, तो ये हमारा जो RHS है वो LHS के बराबर आ गया है। तो इस तरह से इसको हमें प्रूव करना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हमारा लग गया। ये 5वें का B पार्ट था। बढ़ेंगे अपने 5वें के C वाले पार्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है 5वें के C पार्ट की तरफ। 5वें के C पार्ट जो क्वेश्चन है उसको हम जो है अपने सेट नंबर 2 2024 के ही सेट में, सेट नंबर 2 के EY सेट में, सेट नंबर 2 जो कि है उसके क्वेश्चन नंबर 9 के B पार्ट के पहले वाले क्वेश्चन में कराए हुए हैं। तो आप लोग जो है वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं कराएंगे उसको, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें के जो है D पार्ट पे। 5वें के D पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है A 2 3 -4, दूसरा पॉइंट B है 1 -2 3, एंड तीसरा पॉइंट C 3 8 -11। कह रहा है कि ये कोलिनियर है, ये हमें प्रूव करके दिखाओ। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। जो A पॉइंट है 5वें का D पार्ट है, उसमें जो A पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 3, -4 है, और जो B पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -2 और कामा में कितना है 3, और जो C पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है अपने वो हमारे हैं 3, 8, कामा में कितना -11। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये मान लेते हैं कि ऐसे, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे छोटा तरीका सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं। उसके बाद और क्या क्या तरीका होगा वो अभी बाद में डिस्कशन करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस AB पॉइंट के, यानी कि AB एक लाइन हो जाएगी, BC एक लाइन हो जाएगी, यानी कि इन 3 पॉइंटों से 2 लाइन बन रही हैं। इन दोनों लाइनों के DR को निकाल लेंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियो को निकाल लेंगे। अगर उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा, यानी कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो
प्रपोर्शन में हो जाएंगे तो कह देंगे कि दोनों ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग इंसर्ट बोलते हैं DR, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू AB इज A1 B1 C1। आप सभी को पता है कि 3 डायरेक्शन रेशियो होती है। तो A1 कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 करके। B1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं A1 B1 और क्या C1। ठीक, तो AB के निकालने हैं तो AB पॉइंट से हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। फार्मूला क्या है, इसको निकालेंगे x2 माइनस x1 करके, इसको निकालेंगे y2 माइनस y1 करके, और इसको निकालेंगे z2 माइनस z1 करके। तो x2 माइनस x1 करेंगे कितना हो जाएगा अपना, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये देखिए पहले ब्रैकेट में x1 y1 z1 और दूसरे में x2 y2 z2 होता है। तो ठीक है, तो x2 माइनस x1 तो मतलब 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एक बार 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 जो होगा हमारा यानी कि जो A1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे लगाते हैं वो आ जाएगी 1 माइनस 2, जो कि हो जाएगा अपना कितना माइनस में 1। आगे B1 की वैल्यू किसके बराबर होगा, निकालेंगे यहाँ से B1 इज इक्वल टू y2 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, तो जब B1 की वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस में 5 आ जाएगी। और जो C1 अपना निकलेगा वो कितना निकलेगा, Z2 माइनस Z1। Z2 कितना है 3 है, और माइनस Z1 कितना है माइनस 4 है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो जो C1 निकल के आएगा वो अपना आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे लाइन BC के DR, और यहाँ पे लिख देंगे कि लेट, यहाँ पे लगाते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेट DR ऑफ लाइन BC, माना कि जो BC लाइन है उसके जो DR है डायरेक्शन रेशियो है वो है कौन, कितने कितने हैं, वो हमारे हो जाएंगे A2 B2 और क्या C2। ठीक है, तो A2 वैसे ही निकलेगा x2 माइनस x1 से, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को पकड़ रहे हैं ना, तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 3 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। एक बार पूरा करते हैं, 3 माइनस 1 तो कितना बन जाएगा अपना 2। आगे यहाँ पे कितना 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 2 कितना बन जाएगा 10। आगे माइनस 11 माइनस में 3, माइनस में कितना 14। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ़, या ऐसे लिख देंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि इफ़ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे देन कह सकते हैं, देन पॉइंट A B C आर कोलिनियर, आर को लीनियर। अगर ये ऐसा हो रहा है तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू रखेंगे कितना बन जाएगा, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को। तो देखिए A1 अपान A2, A1 अपना कितना निकल के आया है, A1 अपना निकल के आया है माइनस में 1 अपान A2 कितना है, A2 अपना जो है यहाँ पे है 2 इज इक्वल टू B1 कितना है अपना माइनस में 5 है, अपान B2 कितना है 10 है, इज इक्वल टू C1 माइनस C1 7 है, और अपान C2 कितना है माइनस में 14 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 5 से ये 10 कटेगा, मतलब 5 से 10 कटेगा तो 2 बार जाएगा, 7 से 14 कटेगा 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। ये माइनस ऊपर भेज सकते हैं तो ये भी माइनस 1/2, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 हो रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, आर को लीनियर। तो इस तरह से करना होता है, ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं कि अगर AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस बराबर हो जाए AC की डिस्टेंस के, तो भी ये चीज़ जो है तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तीसरा, अगर हम लोग AB वेक्टर बना लें BC वेक्टर बना लें और हम ये प्रूव कर दें कि जो AB वेक्टर है वो है लैम्डा टाइम BC वेक्टर, तो भी ये
कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। ए बी वेक्टर कैसे बनता है आप सभी को पता है कि इसके पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, यानी कि इन्हीं पॉइंटों से वेक्टर बना लेंगे और बी में से ए वेक्टर को घटा देंगे तो ए बी वेक्टर बन जाएगा और सी में से बी वेक्टर को घटाएंगे तो बी सी वेक्टर बन जाएगा। अगर ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम बी सी वेक्टर आ जाएगा, जहाँ पे लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि दूसरे वाले वेक्टर में से कुछ कॉमन ले लो, फिर वही ए बी वेक्टर बन जाए, यानी कि बी सी वेक्टर से कुछ कॉमन निकले और वापस से ए बी वेक्टर बन जाए, बी सी मतलब बी सी वेक्टर ही ए सी वेक्टर बन जाए, तो कह देंगे कि जो ए बी और बी सी वेक्टर है वो आपस में पैरेलल हैं। और अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, ये तरीका होगा एक जो है, हाँ एक ये तरीका हो जाएगा। दूसरा ये तरीका हो जाएगा कि यहाँ से जो है ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो भी ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, फिर से वही बात, ये वर्टेक्स बन जाएंगे और इन वर्टेक्स से हम उनके पोजीशन वेक्टर को बना लेंगे। उसके बाद वेक्टर यानी कि 3D में कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, 1/2, उसके बाद किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस करके उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर आएगा तो भी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो तमाम सारे तरीके हैं इसको करने के, ये सबसे बेटर तरीका है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो एग्जाम में फंसने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारा 5वें का डी पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें के ई पार्ट पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के ई वाले पार्ट में। तो 5वें के ई पार्ट में बोल रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, पिछले कई सारे जो हमारे लेक्चर हुए हैं अंसाल पेपर के ऊपर, उनमें जितनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आए हुए हैं हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उनके सॉल्यूशंस को निकालना होता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होनी चाहिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, 2। एक होता है स्पेसिफिक सोल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। स्पेसिफिक सोल्यूशन तब निकल पाता है जब एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो अगर नहीं दी गई तो इसका मतलब वहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम इस माइनस वाले टर्म को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो अपना बन जाएगा वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2y का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा dy। अब यहाँ से इस y को नीचे भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा अपना dx और अपान में कितना dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर और अपान में कितना y। इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, तो इसको लिख देंगे dx और अपान में कितना dy इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे ऐसे, इसको लिख देंगे एक्स अपान y प्लस 2y स्क्वायर अपान में y। अब यहाँ से y से y एक कट जाएगा और इस चीज़ को उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा dx अपान में कितना dy माइनस में x अपान में y इज इक्वल टू अपना बन जाएगा यहाँ पे 2 और कितना y। तो ये है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, इसको लिख सकते हो dx और अपान में कितना dy और फिर प्लस की साइन लगाओ और यहाँ पे लिखो क्या, प्लस में y, सॉरी y नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे अपना जो है हो जाएगा प्लस में, हाँ प्लस में अपना हो जाएगा 1 अपान वाई इंटू में x और यहाँ पे लगा दो माइनस, माइनस में 1 अपान x इंटू में कितना y। तो ये हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ गया अपना 2y आ गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। किसका बना हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल, तो ये एक जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। तो ए एक जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है और इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू dx अपान dy प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू, यानी कि इससे यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो x का जो कॉफिशिएंट है वो p होगा, तो अपना जो p निकल के आएगा, p जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, p हो जाएगा माइनस में 1 अपान वाई और जो q हो जाएगा जो कि एकदम बाद में होता है, q हो जाएगा हमारा 2i यानी कि इक्वल के बाद। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें if और if बराबर होता है e की पावर p d
यक्स की डी वाई जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, वाई के, तो यहाँ पे बन जाएगा पी डी वाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू रखेंगे, पी कितना अपना माइनस में 1/y हो जाएगा और यहाँ पे कितना डी वाई। अब आप सभी को पता है कि ई माइनस बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा log y और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी को एक बात भी पता होनी चाहिए, एक फार्मूला है e की पावर माइनस log y इक्वल टू 1/y हो जाएगा, तो ये 1/y के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज e की पावर log x वो भी माइनस में, यानी कि e की पावर माइनस log x इक्वल टू 1/x होता है। ठीक है, तो ये अपना IF निकल के आ गया है। तो IF निकल गया। अब हमें पता है कि जब हमारा IF निकल जाता है तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा नाउ वी नो दैट, इसके आगे हमको पता है क्या करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है वो फंक्शन गुणे IF, तो हुआ है किसका डिफरेंशिएशन, यक्स का। यहाँ पे हो जाएगा यक्स गुणे IF कितना है अपना 1/y है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुणे IF। क्यू कितना अपना, क्यू हमारा जो है वो 2y है इंटू IF अपना निकल गया है 1/y इंटू में dy। y से y कट गया, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x/y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो अपना हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y² प्लस में cy। ठीक है, y का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे, तो ये कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। या इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा और भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि जो y² है यहाँ पे y कॉमन, वैसे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है, नहीं तो भी आंसर को मैच कराते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 नहीं 5 का है ये अपना ई पार्ट 5 का ई पार्ट। यक्स 2y² प्लस c में। ठीक है, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है जनरल वाला वो यही है, x इक्वल टू 2y² प्लस में कितना cy। तो ये अधिकतर हमने देखा है कि आपके जो अंसाल पेपर है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे जा रहे हैं तो ज़्यादातर केस में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट थे जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये लाइन और दूसरी लाइन हमारी है x-1/3 के इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-6 कितना -5। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं कि ये 3D का क्वेश्चन है। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D फॉर्म में यही होता है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब लेकिन आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक सेकंड बता रहे, देखिए तो ये हो जाएगा लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/में कितना c। ये होता है जहाँ पे अपना जो a b c है, ये a b और जो c है ये लाइन के dr होते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। तो ये लाइन के dr है। तो अब इसी लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है अपना, वेक्टर फॉर्म में जो होता है अपना लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन वो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है वेक्टर r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे जो है वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो b वेक्टर होता है वो a b c से जो वेक्टर बनेगा वही अपना होता है b वेक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। और दूसरी चीज़, ये जो इक्वेशन लिखा होगा वो एकदम ऐसे ही लिखा होना चाहिए, x माइनस एक्स वन अपान में, यानी कि यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, y का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए और z का भी कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, अगर नहीं होता तो हमको बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। रीज़न क्यों? क्योंकि ये लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है वो है वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये कोई भी लाइन जो इस तरह से लाइन होती है 3D में, वो लाइन पॉइंट a से होकर जाएगा और वेक्टर b के पैरेलल होगा। तो मतलब ये जो लाइन है वो नीचे जो वेक्टर यहाँ पे हमारे डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, इनसे बनने वाला जो वेक्टर होगा लाइन इसके पैरेलल होगा, और ये वाली लाइन इनसे बनने वाले वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक, तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इनसे जो बनेगा, और ये लाइन इनसे बनने वाले वेक्टर के पैरेलल है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो वो दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और आप सभी को पता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर लिए जाते हैं। समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास दो लाइन है, एक लाइन है r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, ठीक है, यही अपना है। तो ये जो लाइन का ये फॉर्म लिखा गया है, ये है अपना कार्टेशियन फॉर्म, और ये अपना क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो अगर यहाँ से ए बी सी से वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर बी बनेगा। ठीक, तो मतलब इसको हम कह देंगे कि लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि जो ए लाइन है, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन, वो वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। एक और लाइन होगी वो भी किसी वेक्टर के पैरेलल होगी, और वो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होंगे वो भी अपना परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इसी वजह से अब जब परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर बी जो मतलब पहली वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी मतलब b1 b2 कह सकते हैं यहाँ पे, तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो कुल मिला के अगर समझाना मैं चाह रहा हूँ इसको, ये है कि अगर यहाँ पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, इनके dr यानी कि डायरेक्शन रेशियो के जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो अपना 0 के बराबर होगा। तो सीधे कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका जो सोल्यूशन होगा वो होगा -3, या ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो एक बार कि क्या कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट dr ऑफ लाइन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लाइन के जो dr है वो a1 b1 c1 है। a1 की वैल्यू -3 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 2k है, नहीं b1 की वैल्यू 2k है, और c1 की वैल्यू अपना 2 है, और जो a2 है अपना वो कितना है, 3k हो जाएगा, और जो अपना b2 है 1 हो जाएगा, जो अपना c2 और -5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, hence their product of their direction ratios are 0, hence product of their dr इक्वल टू 0। इनके dr का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। इतना समझाना ज़रूरी होता है क्योंकि इस क्लास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन लगा लेते हैं, रीजन भी समझाएंगे और पूरा कंसेप्ट आपको एक बार यहाँ पे समझाना होता है। तो इसी वजह से जो है इतना टाइम यहाँ पे लग रहा है, वरना इस सवाल को लगाने में तो सिर्फ इतना ही इसका कंसेप्ट है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ कि क्यों इनका इसके मतलब इनके dr के डॉट प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि वेक्टर जिस वेक्टर के पैरेलल होगा वो वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये dr है इन्हीं से वेक्टर भी बनता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हो तो इन्हीं का तो प्रोडक्ट किया जाएगा, इसी वजह से जो है यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे, तो प्रोडक्ट ले लेंगे मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू क्या अपना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू -3 है, इंटू a2 की वैल्यू है 3k, प्लस b1 2k, इंटू b2 1, प्लस c1 2 इंटू c2 -5 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -9k, यहाँ पे प्लस में 2k,
यहाँ पे माइनस में 10 इक्वल टू 0, ये -9 के, ये +2 के, तो बन जाएगा माइनस में 7 के, उसको उठा के उधर करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 10 और अपान में कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो ये अपना के का मान निकल के आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खाली इतना ही कर सकते हैं कि जब भी कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन्स दी गई हों और वो दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, बाकी ये जो इतना देर तक हम समझाए हैं ये सिर्फ इसीलिए समझाए हैं कि जो है क्यों इनका ही मतलब क्यों इनके डी का ही डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देना है कि अगर जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, अब ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल होगी, वो वेक्टर b1 है। दूसरी लाइन है ये वेक्टर भी ये लाइन भी किसी वेक्टर के पैरेलल होगी, वो वेक्टर b2 है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो ये जो b1 और b2 वेक्टर हैं ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो 0 के बराबर हो जाते हैं। और ये जो b1 वेक्टर और जो b2 वेक्टर बनता है वो हमारे जो यहाँ पे dr बैठे हुए हैं इन्हीं से ये बनता है। यानी कि पहली वाली लाइन का जो b1 वेक्टर बनेगा वो पहले वाले लाइन के dr से बनेगा, और दूसरे वाले लाइन में जो b2 वेक्टर बनेगा वो दूसरे वाले के dr से बनेगा। तो कुल मिला के इन्हीं का ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कराते हैं। इस चीज़ को समझ ली गई है, इसलिए डायरेक्ट बताया जाता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके dr के डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बी वाले पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में कह रहा है कि ए डाई वॉज थ्रॉन ट्वाइस एंड इट वॉज फाउंडेड दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्ड वॉज 6। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे को जो है वो 2 बार फेंका गया। ठीक, तो यह पाया गया कि जो संख्याओं का जो योग है यानी कि सम ऑफ द नंबर्स जो है वो 6 है। ठीक, ये बात जो है हमको पता चल गई है। कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमें सह प्रतिबंध प्रायिकता बतानी है दैट द नंबर अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि पासे पर कम से कम एक बार 4 जरूर प्राप्त हो। तो ये हमें बताना है, यानी कि जो पासा है जो डाइस है उस पर कम से कम एक बार 4 आ जाए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी यदि हमको यह ज्ञात है कि पासे पर जो है वो संख्याओं का जो योग है वो 6 प्राप्त हो। कितना है, 6 ही है ना। हाँ, पासे पर जो संख्याओं का योग है वो कितना प्राप्त हो जाए, 6 प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो एक घटना दी गई होती है और हमें दूसरे घटना की प्रायिकता को निकालना होता है। तो यहाँ पे जो इवेंट दिया गया है वो है कि जो डाइस है उसके ऊपर नंबर मतलब 2 बार उछाला गया है, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर जो आउटकम्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो वही वाला ऑर्डर्ड पेयर या मतलब अपने गिवन इवेंट में आएगा जिनके जो नंबर का सम है वो 6 के इक्वल आ जाए, ये वो कहना चाह रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है और आप सभी को बता देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये होता है व्हेयर, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए व्हेयर F जो इवेंट है वो गिवन इवेंट होना चाहिए। व्हेयर इवेंट F जो होगा वो गिवन इवेंट होता है, यानी कि जो इवेंट जो घटना हो गई है जो दी गई है वही इवेंट हमारा F होता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि जो F इवेंट है वो है पासे पर आई हुई संख्याओं का जो सम है वो किसके बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए। तो एक बार यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जब भी 2 पासे को फेंकते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू 2 पासे को फेंकेंगे तो पहले पासे पे आ जाएगा 1, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे आ जाएगा 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, ऐसे डॉट 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 पहले पे आ जाएगा कितना, कुल मिला के 36 आउटकम्स आएंगे। तो सबको नहीं लिखेंगे, लास्ट में आ जाएगा 1,6, ऐसे 2,1 2,2 यानी कि पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ जाए, ऐसे डॉट 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 2,6 आ जाएगा। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे बन जाएगा 3,1 3,2 यानी कि पहले पासे पर 3 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे 3,6 आएगा। अब थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा ताकि आप जो है समझ सकें इस चीज़ को। फिर ऐसे 4,1 4,2 ऐसे डॉट 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 4,6 आ जाएगा, फिर 5,1 फिर यहाँ पे आ जाएगा
5 टू डॉट 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 5 कामा 6 आ जाएगा। उसके बाद जो है अपना बन जाएगा यहाँ पे 6 कामा 1 6 कामा 2, यहाँ पे बीच में कामा लगेगा क्योंकि ये एलिमेंट का काम करते हैं, ऐसे डॉट 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 6 कामा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतने कुल मिला के हमारे 36 सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स आएंगे। तो घटना यह क्या है कि पासे पर जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका जो सम है वो 6 के बराबर हो, ये घटना हमको दी गई है क्योंकि उसमें लिखा है इट इज़ फाउंडेड दैट, मतलब यह पाया गया। इसका मतलब है कि वही इवेंट हमें गिवन है, जो इवेंट पाया जाता है वही इवेंट क्या है, गिवन है। ठीक है, तो चलिए, तो अपना जो इवेंट एफ है यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे ई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इवेंट एफ है वो अपना क्या है, पासे पर जो हमारे यानी कि सम जो होना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स इज 6 ऑन द डाइस इज 6। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, जिन दो नंबर्स जिनमें जो है पासे पर सम जोड़ने पे 6 आ रहा है। तो देखिए, तो 1 के साथ 5 लेना पड़ेगा तभी 6 आएगा, तो 1 के साथ 5 हो जाएगा। अगला, अब 1 के साथ और कोई नहीं ले सकते हो। दूसरा, 2 के साथ लेना पड़ेगा किसको, 4 को, तब 6 आएगा। अब और 2 के साथ कुछ नहीं हो सकता, 6 नहीं आएगा। फिर 3 के साथ लेना पड़ेगा 3 को, यानी कि 3 के साथ 3 तब जाके 6 आएगा। उसके बाद लेना पड़ेगा 4 के साथ 2 को, तो भी 6 आ जाएगा। फिर लेना पड़ेगा 5 के साथ 1 को, तो भी 6 आ जाएगा। फिर लेना पड़ेगा अपना देखिए किसके साथ, अब 6 का किसी के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, 6 का 0 के साथ होता है और 0 पासे पर आता नहीं। तो कुल मिला के इतने एलिमेंट हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 के साथ 5 तो 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 4 2 6 और यहाँ पे 5 1 कितना हो जाएगा 6। अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जो इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो क्या है, कह रहा है कि एटलीस्ट वंस, यानी कि 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वन, यानी कि 4 कम से कम एक बार आए। 4 कम से कम एक बार आए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 जो है, जो 4 है वो एक बार आए या एक से ज़्यादा बार आए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 को कम से कम एक बार लेके आना है, तो 1 के साथ 4 एक बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कामा 4। दूसरे 2 के साथ भी 4 एक बार आएगा, ये भी आएगा। 3 के साथ भी 4 एक बार आएगा, एक बार आ गया। फिर 4 के साथ जो है वो हमेशा आता ही रहेगा। 4 के साथ देखिए 4 4 1 4 2 ऐसे आएगा ये ना। देखिए 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है ना। 4 3 हो गया, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। बस अब नहीं आएगा। अब 5 के साथ एक बार आएगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको 5 4, फिर 5 4 हो गया हमारा। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा 6 4। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट हर जगह एक बार 4 आया है, यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि एक बार आए या एक से अधिक बार आए, उसको बोलते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएंगे हमारे जो है इवेंट और एफ इवेंट। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के हिसाब से दिख रहा है, यहाँ पे हमको चाहिए इंटरसेक्शन, तो हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ पे जो है। अब यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। क्यों निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन पार्ट। तो दोनों में कॉमन पार्ट देखिए यहाँ पे 2 4 है यहाँ पे कहीं 2 4, तो ये आ जाएगा 2 4, तो आ जाएगा अपना 2 और कॉमन में कितना 4। देखिए भाई 4 जिसमें आएगा वही कॉमन पार्ट होगा, तो 2 4 हो गया और एक 4 2 यहाँ पे है, 4 कॉमन 2 हो गया। और कौन सा है, तो 2 4 हो गया, 4 2 हो गया, 4 वाला ही पकड़ना है, बाकी और यहाँ पे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई कितना एफ, यानी कि इवेंट एफ के हो जाने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। फार्मूले के हिसाब से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, उसमें कितने एलिमेंट है उसको ऊपर रख देंगे। तो कितने एलिमेंट है इसमें 2, और नीचे कितना पी एफ, तो एफ में कितने एलिमेंट हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 2 ऊपर और 5 नीचे, तो जो आंसर आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है अपने क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को। तो 2/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट। तो चलिए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम जो है 6 के सी वाले पार्ट में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, इसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है, यानी कि एलपीपी का ये क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि इसमें एक फंक्शन जेड दिया होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे जेड है 8000 एक्स प्लस 12000 वाई,
और यहाँ पे ये जो नीचे कुछ इनइक्वालिटीज़ लिखे गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? कॉन्स्टेंट्स। इन्हीं कॉन्स्टेंट की हेल्प से इस फंक्शन को जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। और यहाँ पे जो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अपने कई सारे लेक्चर में हम इस चीज़ को बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दिए गए कॉन्स्टेंट से हम इन दिए गए कॉन्स्टेंट्स को ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद ग्राफ देखिए कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है हम इनके ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे 3x + 4y, इस इनइक्वालिटी को हटाओ और यहाँ पे लिख दो 60, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x = 0। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा 4y। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 60 और अपान में कितना 4, 60 अपान में 4। तो जो y निकल के आएगा अपना y = हो जाएगा, जब इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 15 बन जाएगा। ठीक है, y की जो वैल्यू आएगी वो कितना बन जाएगी यहाँ पे 15, काट देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 15 बन जाएगा। आगे ठीक, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा अपना 0, 15। दूसरा, अब एक अगेन यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे, अगेन यही काम यहाँ पे करना होता है, अगेन पुट y = 0। तो जब y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस बार डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो 20 कामा में कितना बन जाएगा 0, 20 कामा कितना 0। ठीक, ये अपना बन जाएगा 20 कामा में क्या 0। अब उसके बाद दूसरे वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बदल के। तो यहाँ पे बन जाएगा x + 3y < 30, पुट x = 0। तो x = 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे इक्वल की साइन लगाते हैं, इनइक्वालिटी को हटा देते हैं। ठीक है, x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 10, जो y अपना बनेगा वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 10 बनेगा। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बन जाएगा 0 कामा में कितना 10। और दूसरा जब हम लोग पुट कर देंगे y = 0 देन x = y = 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो x = आ जाएगा 30। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा अपना 30 कामा में क्या 0। और ये तो पता ही है कि x > y > 0। इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो x = 0 y एक्सिस की लाइन है और y = 0 x एक्सिस की लाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इन दोनों जो हमारे कांस्टेंट हैं इनका बनाएंगे ग्राफ। देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे। और हमको पता है कि ये बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होने वाला है। कहाँ पे होगा अपना आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक मिनट भाई, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ का x एक्सिस और ये कितना y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे 15 आ रहा है तो 5 का गैप ले लेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और x की वैल्यू 30 तो नहीं है ना कहीं, बस इतना ही है। यहाँ पे ले लेंगे, अच्छा यहाँ पे 30 भी x की वैल्यू है तो चलेंगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना 30, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाएंगे अपना 5, 10, 15, 20, 25 है। ठीक, और यहाँ पे जो है 30। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो 0, 15 कहाँ है, ये है। और हम लोग इस वाले इक्वेशन के ग्राफ को बना रहे हैं। 0, 15 ये हो जाएगा, आगे 20, 0, तो 20, 0 ये हो जाएगा। इनको मिला देंगे, इनको अब क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, देखिए कैसे मिलाते हैं इनको, इस तरह से मिला देंगे। ठीक, थोड़ा नीचे भी निकाल लेते हैं। तो ये कौन सा हमारा कांस्टेंट था, ये हमारा जो कांस्टेंट था वो 3x + 4y < 60 था। ठीक है, यही था ना। आगे अब दूसरा वाला बनाएंगे ऐसे ही। दूसरा हमारा कितना है 0, 10,
तो ये है। उसके बाद कितना है 30,0, ये 0,10 है और 30,0, तो ये है, इनको मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, और ये हमारा है कितना x + 3y लेस देन और इक्वल टू कितना अपना ये 30 है। अब हम लोग को करना ये होता है कि इस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट जो स्थित ना हो उसको इस वाले लाइन पे रखते हैं और चेक करेंगे क्या ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो जिधर के पॉइंट रखे गए हैं उनका जो सलूशन होगा वो उधर मिलेगा। तो लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर स्थित ना हो। तो देखिए 0,0 ऐसा पॉइंट है जो ना तो इस लाइन पे स्थित है और ना ही इस लाइन पे स्थित है। तो हम 0,0 को दोनों इनइक्वलिटीज में, दोनों कांस्टेंट में रख के चेक कर लेंगे। अगर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जा रही है तो इसका मतलब आंसर इधर की साइड में मिलेगा, नहीं होगा तो उधर की साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे 0,0 यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 0,0 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0,0, यहाँ पे लिख देंगे पुट 0,0 इन कॉन्स्टेंट्स, पुट 0,0 इन कॉन्स्टेंट्स, पुट 0,0 इन कॉन्स्टेंट्स। पहला है 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, और यहाँ पे है x + 3y। ये सब अपना रफ वर्क होता है वैसे, लेकिन अगर आप फेयर में कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 0,0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये बात 0 और जो होती है वो हमारी 60 से छोटी होती है, तो ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब आंसर 0 की तरफ मिलने वाला है। और ये किसका था 3x + 4y, तो अपना 3x + 4y ये है, तो इसका जो आंसर होगा वो इस साइड में मिलेगा, ठीक है, इस साइड में आंसर मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रह रहा है। आगे इसमें चेक करते हैं। इसमें देखिए 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 30, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 30। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन 30 से छोटा है, ये भी सही है। तो ये हमारा है इनइक्वलिटी ये वाला, तो मतलब इसका आंसर इधर, इसका भी आंसर इधर मिल जाएगा। अब देखिए ये पार्ट आंसर नहीं हो सकता है, ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि ये पार्ट अगर आंसर लेते हो तो ये इस लाइन के उधर है, जबकि इस लाइन के इधर चाहिए, तो हमको कॉमन पार्ट पकड़ना होगा। तो इस लाइन के इधर आंसर होना चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला पार्ट पकड़ेंगे तो आंसर जो हो जाएगा वो इधर के लिए तो सही है, इस लाइन के लिए तो सही है, पर इस लाइन के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन का भी जो आंसर है वो नीचे की ही तरफ है। तो ऐसे में हमको कॉमन पार्ट मिल रहा है, ये ऐसा पार्ट है जो हमारे इस लाइन के भी नीचे आ रहा है और इस लाइन के भी नीचे आ रहा है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा कॉमन पार्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा पूरा कॉमन पार्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस कॉमन पार्ट को बाउंड करने के लिए जो हमारे पॉइंट हैं, जिसे हम लोग कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, उनको निकालेंगे और उनको अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड उसमें उठा के प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये निकला है जिससे ये बाउंड है, एक ये निकला है, एक यहाँ पे निकला है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे निकला है। तो इन चारों पॉइंट में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट में 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बस इसका नहीं पता, इसका नाम ले देते हैं। तो ये O पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A पॉइंट, और इसको नाम दे देते हैं B पॉइंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो O A B, और इसको ले लेते हैं C पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे ये बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ या कॉर्नर पॉइंट B, कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट B। तो कॉर्नर पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे निकालते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो B पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इस लाइन का और इस लाइन का, तो दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लेंगे। तो हमारी जो पहली लाइन है वो है 3x + 4y, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना देंगे, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x + 3y इक्वल टू अपना हो जाएगा 30। अब आप सभी को पता है कि इस इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक इक्वेशन मतलब एक चीज़ बन जाएगी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो है इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 4y इक्वल टू 60, और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 9y
इक्वल टू 90। इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, घटा देंगे इनको, तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, तो अपना हो जाएगा माइनस में 5y इज इक्वल टू, इधर घटाएंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपनी 6 के बराबर आ जाएगी। तो y कितना निकल गया 6, ठीक है। तो y जो है हमारा वो 6 निकल चुका है। तो अगर हमारा y 6 निकल चुका है, हम y की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख के जो है x की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो है यहाँ पे लिख देंगे नाउ x इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो पुट कर दो, तो कितना बन जाएगा 6 रखना y की जगह पे, तो कितना बन जाएगा अपना यहाँ पे 3x प्लस में 6 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 4 है, ये है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपना जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ये है, तो यहाँ पे 4y लिखा है। तो 4 इंटू वाई का मान कितना अपना 6 है, तो इसको और इक्वल में कितना है 60 है। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये 24 हो जाएगा, उधर घट जाएगा जाके, तो 60 से 24 को माइनस कर देंगे, तो 24 36 यानी 36 बच जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, 3 से भाग कर देंगे, कुल मिला के कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कॉर्नर पॉइंट जो b है उसका कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें अपने सारे कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे और साथ ही साथ उन सारी वैल्यू को अपने उस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। जो वैल्यू बड़ी आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो छोटी आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और हमसे मैक्सिमम पूछा है तो हम लोग मैक्सिमम पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं और इसको ना मिटा के हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, टेबल हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू कितना है 8000x प्लस 12,000y। एक मिनट देखते हैं, अगर यहाँ पे लाइट होगा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है अपने सारे कॉर्नर पॉइंट को रख देंगे। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, O पॉइंट है जो कि है 0,0, फिर कौन सा पॉइंट है A पॉइंट है जो कि है 20,0, और B पॉइंट अपना निकल के आया है क्या, हाँ 6 मतलब 12,6 है। और जो अपना C पॉइंट निकल के आया है जो कि ये भी कॉर्नर पॉइंट है, कोणीय बिंदु हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये अपना कितना है यहाँ पे जो है 0,10 है। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो ये तो सब 0 बन जाएगा, तो जेड का मान यहाँ पे कितना बन जाएगा अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि सब 0 है। यहाँ पे रखोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की जगह 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, और y तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा अपना 96,000 प्लस में कितना हो जाएगा ये 72,000, और इनको जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपना 8 हो जाएगा, और 9 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 16, इतना बन जाएगा अपना, ठीक है। और यहाँ पे जब रखेंगे तो जो z की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो 120 के बाद 3 0 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आ रही है आपकी ये निकल के आ रही है 1,68,000, यानी कि 1,68,000 जो हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे कर देते हैं मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना निकल के आया है 1,68,000। किस पे निकला है 12,6 पे निकला हुआ है। तो इस तरह से हमें करना होता है। ये है LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, और इसके कई सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। पूरा तरीका अगर आप शुरू से 2-3-4 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो इसको इस तरह से करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के D पार्ट की तरफ।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में जो है वो हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में कह रहा है कि जो है हमारे पास 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए, बी और सी, और हमको प्रूव करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ये 3 वेक्टर देके हमसे ये चीज़ प्रूफ करवा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि 2 वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सीधे फार्मूला होता है, वो होता है डिटरमिनेंट लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैप जे कैप और कितना के कैप। अब यहाँ पे वेक्टर ए के कंपोनेंट पकड़ लेंगे और वेक्टर बी के कंपोनेंट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है वो देखिए यहाँ पे क्या है, A1 है, A2 है और A3 है, और जो वेक्टर बी के कंपोनेंट है वो है B1 B2 और क्या यहाँ पे B3। तो ये होता है। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं ये सारी चीज़ें आप डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालेंगे, फिर उसका ए के साथ क्या ले लेंगे, क्रॉस उस वाले फार्मूले से। तो ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी और सी को जोड़ना है, तो वेक्टर बी और सी को जब जोड़ेंगे तो ये है वेक्टर बी और सी। 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए उनके स्केलर कंपोनेंट को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे B1 स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे B1 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा C1 और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे B2 प्लस C2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना जे कैप, B2 प्लस C2 जे कैप। एक मिनट सही से लिख देते हैं, बन जाएगा अपना प्लस B2 प्लस C2 और यहाँ पे कितना जे कैप प्लस B3 प्लस C3 और यहाँ पे कितना के कैप। ये हमारा निकल चुका है कौन सा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो अब हम लोग करते ये हैं कि जो है LHS को पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो चलिए LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो LHS पार्ट में क्या रहा है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस सी किसके बराबर होगा। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस सी करेंगे, तो वेक्टर B प्लस सी हमारे पास है जो कि यहाँ पे वेक्टर B का काम करेगा। तो उस फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप जे कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा के कैप। अब वेक्टर ए के कंपोनेंट रखेंगे, देखिए जो पहले होता है उसके पहले कंपोनेंट रखते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए पहले है, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट कौन है, A1 A2 A3। फिर B प्लस सी वेक्टर आया है, तो वेक्टर B प्लस सी यहाँ पे निकला हुआ है। इनके स्केलर कंपोनेंट पकड़ेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे B1 प्लस C1 ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा B2 प्लस में C2 और यहाँ पे हो जाएगा B3 और प्लस में कितना C3। तो ये डिटरमिनेंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हमको पता है कि ये चीज़ अगर यहाँ पे आ चुकी है तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो हमारा है यही वाला जो डिटरमिनेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कुछ, देखिए कैसे। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप जे कैप और यहाँ पे कितना के कैप। इसको लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस उसके बाद ये वाला फिर से ऐसे ब्रेक होगा। आपके पास C1 C2 C3 लिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। यहाँ आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 और यहाँ पे कितना C3। तो अपना जो डिटरमिनेंट है वो ये वाला, ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस सी आया हुआ है वो हमारा ये निकल के आ चुका है। हमारा ये LHS पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू, तो LHS हमारा निकल चुका है, क्या पूरा लिख देंगे एक बार यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे कितना A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक, प्लस ये आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो ये हमारा LHS पार्ट निकल के आ चुका है। अब हम लोग अपने RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो RHS पार्ट को देखिए सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, RHS पार्ट में जो है हमको चाहिए A क्रॉस B
और ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को जो है यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसी वाले फार्मूले से करेंगे। तो RHS पार्ट को जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे है जगह, यहाँ पे करते हैं RHS पार्ट को। ठीक, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा नाउ, लिखेंगे नाउ RHS इज इक्वल टू। तो RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी। तो ए और बी का क्रॉस करेंगे यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए और बी, यानी कि यहाँ पे आई कैप जे कैप के क्रॉस वाले फार्मूले से ए और बी के स्केलर कंपोनेंट पकड़े जाएंगे। तो A1 A2 A3 जो कि वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है और बी के लेने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 और यहाँ पे कितना B3। प्लस की साइन लगाएंगे और वेक्टर ए और सी के क्रॉस पकड़ेंगे। तो वेक्टर ए है, सबसे पहले तो ये लिख देंगे आई जे और क्या यहाँ पे के। अब वेक्टर सी के कंपोनेंट C1 नहीं, पहले ए फिर सी है, तो यहाँ पे जो है पहले ए के कंपोनेंट को पकड़ेंगे। तो अपना हो जाएगा यहाँ पे A1 A2 और क्या यहाँ पे A3। अब वेक्टर सी के कंपोनेंट C1 C2 और यहाँ पे क्या C3। तो अब ध्यान से देखिए, और ये अपना RHS पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो RHS है वो LHS के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ पे लिख देंगे हेंस, देखिए ना सेम सेम होना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से इसको हमें प्रूव करना था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो ऐसे करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये डी पार्ट था। अब हम इसमें जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ई वाले पार्ट की तरफ। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आसान था ये। 5 नंबर आपको इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी पार्ट है, इसमें हमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना है, यानी कि इनको सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपना जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं हो पाएगा। और आप सभी को ये बात तो पता ही है कि लास्ट में जाके वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगता है, चाहे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करें या फिर जो है आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करें। लास्ट में आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग थोड़ा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। दिखने से ही लग रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जब यहाँ पे x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे तो लैम्डा की कुछ पावर कॉमन होके घूम के वही फंक्शन आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें हम पुट कर देते हैं पुट y इज इक्वल टू Vx। देखिए अगर ये dy ऊपर है तो y की वैल्यू रखेंगे, अगर dx ऊपर है तो x की वैल्यू रखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो इसलिए y की वैल्यू रखेंगे, y बराबर Vx रखेंगे। अब जो y की वैल्यू रखे हो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना कितना dy और यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू dy अपान में dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि v और सेकंड फंक्शन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 1, तो v इंटू 1 प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू फर्स्ट जो कि v है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो v का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा dv अपान में कितना dx। तो अपना जो dy अपान dx है वो बन जाएगा v प्लस x dv अपान में कितना dx। तो ये हो जाएगा हमारा क्या dy अपान dx का मान, ये हमारा ये मान। अब इन दोनों मान को अपने इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो dy बाई dx की जगह लिख देंगे v प्लस x dv अपान में कितना dx, ये हो जाएगा।
इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई वी एक्स है तो यहाँ पे बन जाएगा वी एक्स का स्क्वायर और अपान में कितना 2x इंटू वाई की जगह रखेंगे कितना वी एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपान में कितना डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचा प्लस में कितना आ गया v का स्क्वायर अपान में इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स में एक्स का स्क्वायर तो 2vx का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में कितना डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर और अपान में कितना 2v। अब हम लोग इस v को इसकी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक्स डी वी और अपान में कितना डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर और अपान में कितना 2v माइनस में कितना v, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, एलसीएम लेके करेंगे इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 2v और यहाँ पे चल रहा है एक्स डी वी और अपान में कितना डी एक्स। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स डी वी अपान में कितना डी एक्स इज इक्वल टू, जब घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर और अपान में कितना 2v। अब यहाँ पे हम लोग जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे यानी कि चरों की पृथक्करण विधि से हम लोग डी एक्स, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, अब आगे इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे dx लिखा है तो पता चल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे dx नीचे है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए पूरे सिस्टम x और dx को उठा के ले जाएंगे और ये पूरे सिस्टम को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस वी का स्क्वायर और अपान में कितना 2v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना ये dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा तो 1 अपान x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी पलटना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो जाएगा ये भी तो उल्टा होगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जो है अपना बन जाएगा ये उलट के जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2v और अपान में कितना 1 माइनस वी का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dv इज इक्वल टू, ये x इंटू में है यहाँ जाके डिवाइड बन जाएगा, dx नीचे है वहाँ जाके ऊपर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे नाउ इंटीग्रेट, अब यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देंगे नाउ इंटीग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन आप 2v और अपान में कितना 1 माइनस वी का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान x और यहाँ पे कितना dx, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा, पुट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी। अब आप सभी को पता है कि जिसको टी मानते हो उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसका हो जाएगा 2v, फिर यहाँ पे डी इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में करें तो टी का 1 होगा, इसके नीचे डी वी अपान डी टी होगा तो यही वाला डी टी इधर चला जाता है, टी का बन जाएगा 1 तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा डी टी। ये डी टी यहाँ से नहीं निकला, यहाँ जो डी वी अपान डी टी बनता है वी के, देखिए यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में वी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी वी अपान में डी टी होगा तो ये नीचे वाला डी टी यहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस में 2, अब देखिए हमको चाहिए क्या 2v dv, तो इस माइनस को भी हटा देंगे यहाँ पे, या यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 2v dv इक्वल टू dt। यहाँ से बताइए आप लोग जो है यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v dv इक्वल टू माइनस में dt ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू सारी उठा के पुट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या जो है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा तो रखेंगे यहाँ पे तो 2v dv माइनस में dt बन चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में dt, ऊपर बचा 1 और इसको हमने मान लिया है t, ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान x और फिर यहाँ पे क्या dx, ये माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ माइनस बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस में log 1 अपान t का हो जाएगा log मॉड में t इज इक्वल टू log 1 अपान x का इंटीग्रेशन log मॉड में कितना x प्लस में कितना c। अब हम लोग क्या करेंगे जो है इस चीज़ को उठा के इधर कर देंगे और c को उठा के उधर कर देंगे, तो ये चीज़ जब करते हैं तो c उधर जाके माइनस c बन जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा log मॉड में x प्लस log मॉड में कितना t। अब ये माइनस c कांस्टेंट है तो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो तो इसको यहाँ पे जो है कैपिटल से लिख देते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट दूसरा ले आते हैं, माइनस हो या प्लस हो कुल मिला के उसको लिखना होता है क्या प्लस, तो ये बन जाएगा c। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात और सभी को बता देते हैं कि अब यहाँ पे चलो एक बार यहाँ पे लिख देंगे जो है, यहाँ पे इस c को log c ले लेते हैं, कांस्टेंट है कुछ भी ले लो तो यहाँ पे बन जाएगा अपना माइनस में log c, क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस में log c। देखिए ना इसको उठा के इधर लाया तो ये गया इधर तो यहाँ पे c ना लिख के क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे माइनस में log c
और माइनस में log c हो, कुछ भी हो है तो कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में एक स्टेप लिखते हैं माइनस में log c, तो अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं log c, कांस्टेंट चाहे निगेटिव हो उसको हम लोग क्या बना देंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे log m प्लस n के प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि होता है log m इंटू n, यानी कि x इंटू में क्या t। अब log से log कंपेयर हो जाएगा तो जो c हो जाएगा वो अपना x और t के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो c इज इक्वल टू x इंटू टी किसके बराबर है, t अपना 1 माइनस वी का स्क्वायर है, ठीक, ये t हो जाएगा। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे जो हमारा होता है, तो v की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे जगह है इतने में हो जाएगा ये। देखिए तो हमारा जो c है वो आ चुका है x इंटू 1 माइनस वी का स्क्वायर। v क्या होगा, अगर y बराबर bx है तो यहाँ से बताइए v बराबर क्या होगा, y अपान में कितना x, तो ये v की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, स्क्वायर है तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपान में कितना x का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c इज इक्वल टू, तो x यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में कितना वाई स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे जो है सही कर लेते हैं, जो है जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यार, यहाँ पे एकदम ऊपर मिटा के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, नीचे नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है यहाँ जो है, ये था हमारा c इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वी का स्क्वायर, v की वैल्यू किसके बराबर है y अपान x के, तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर अपान में कितना x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू x सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपान में कितना x का स्क्वायर। अब इस x से ये x कट जाएगा, एक बार x बचेगा उसको उधर भेज देंगे, तो सी एक्स इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस में कितना y का स्क्वायर। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। ये जो log c को उधर लेके माइनस log c बनाया हूँ, फिर इसको c कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट को log के साथ लिखो, कुछ मतलब किसी के भी साथ लिखो, कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये चाहे माइनस log c हो तो उसको प्लस log c कर सकते हो, या दूसरा कांस्टेंट नाम दे दिए, समझ लीजिए दूसरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, क्योंकि c की वैल्यू क्या ये पता है नहीं, तो इसी वजह से आप कोई भी कांस्टेंट वहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से हो जाता हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ए वाले पार्ट पे।